हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। और कैसे हैं आप सब? आज हम अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। थर्ड सेशन है हमारा ये। इससे पहले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या थी? रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। एंड हमने पढ़ा था टॉपिक नीड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय डिफरेंट यूज़र्स। एंड वी हैव स्टडीड ऑल्सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस थी अकाउंटिंग की: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमने ये टॉपिक्स पिछले सेशन में कवर किए थे। अब इस सेशन में हम न्यू टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो अब हमारा सबसे जो अब तक हमने किया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अकाउंटिंग करते हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किस लिए हम अकाउंटिंग करते हैं? तो ये तो हम किस लिए करते हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़र्स, उनको क्या देने के लिए? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस। हम यूज़र्स को कब दे पाएंगे एक्सटर्नल इंटरनल यूज़र्स को? पहले हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब पूरे सिस्टमेटिक ढंग से जितनी भी हमारी पूरे साल ट्रांजेक्शन्स हुई उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज़ की, उसके लेजर्स में उसको पहुँचाया, उसको समराइज़ किया। फिर उसके बेस पर हमने सारे बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस, जो भी। ठीक है, फिर वो हमारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स के लिए हमने प्रिपेयर किए। उस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को किस बेस पे होता है हमारा? वो अकाउंटिंग के बेस पर। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, जो पूरे साल हमारी अकर होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन बाय डिडक्टिंग इनकम्स फ्रॉम एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये पहले सेशन में भी बताया था कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया पिछले साल के अकॉर्डिंग। अगर हमारा प्रॉफिट पिछले साल से ज़्यादा है तो हमने ग्रोथ की। हमारी जो ये परफॉर्मेंस पता चल पा रही है वो किसकी वजह से पता चल पा रही है? अकाउंटिंग। क्योंकि हमने इस करंट ईयर में पूरे साल अकाउंटिंग की। ठीक है, हमने अपने इनकम्स पे नज़र रखी, हमने अपने खर्चों पे नज़र रखी। जब दोनों में डिफरेंस देखा तो हमारा प्रॉफिट इस बार इनकम ज़्यादा हुई। ठीक है, तो जब हमारी इनकम्स में से जब हम क्या करते हैं, इनकम्स में से जब हम एक्सपेंस घटाते हैं तो हमारे क्या निकल के आते हैं? इन दोनों को घटाने के बाद प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? अगर खर्चे ज़्यादा हुए तो लॉस आएगा। अगर इनकम ज़्यादा हुई हमारी, एक्सपेंस से ज़्यादा हुई है, तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन हमारा अकाउंटिंग के बेस पे। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग क्या करता है? ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में कि फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की पोजीशन दिखाती है कि फाइनेंशियली साउंड है या फाइनेंशियली वीक है। क्योंकि कंपनी की जो रेपुटेशन है, कंपनी की जो प्रेस्टीज है, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे बेस करती है। जितनी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पोजीशन ज़्यादा अच्छी होगी उतना कंपनी का गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स दोनों ही उसको और भी ज़्यादा वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, उसमें से भी एक्सटर्नल यूज़र, क्योंकि एक्सटर्नल यूज़र क्या करते हैं? हमारी कंपनी में पैसा तभी लगाएंगे, इन्वेस्ट तभी करेंगे, हमें डेटर से लोन तभी मिलेगा, क्रेडिटर से लोन तभी मिलेगा जब वो हमें हमारी कंपनी का देखेंगे कि इनकी पे आउट रेशो बहुत अच्छी है, डेट पेमेंट रेशो जो होती है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी में तभी पैसा लगाएंगे जब हमारी कंपनी के शेयर्स
हाई मतलब वैल्यू बढ़ेगी उनकी। ठीक है, गवर्नमेंट भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को देखती है कि इनकी लीगल जो इनकी वो है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी की, वो उसको फुलफ़िल कर रही हैं। ठीक है, ये सब किसके बेस पे है? हमारा अकाउंटिंग के बेस पर। ठीक है, फिर आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग information to internal and external users in the form of reports, statements, graphs, charts to understand the financial position of the organization। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को किसके फॉर्म में दिया जाता है इन्फॉर्मेशन? देखो हम तो क्या करते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ये चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा वो भी रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स को, क्योंकि ईजिली जो समझना जो होता है ईजिली, वो रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, ग्राफ्स के और चार्ट्स के थ्रू होता है। किसी को भी हमें कुछ भी चीज़ बहुत ईजी वे में समझानी है तो चार्ट्स, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, ग्राफ्स आर द बेस्ट पॉसिबल वेज। तो हमारे अकाउंटिंग के ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि हमें अपना रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है सिस्टमेटिकली, हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है ईयरली, एंड फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की दिखानी है ऑर्गेनाइजेशन की कि उसने प्रॉफिट बैलेंस शीट और P&L में वो अकाउंटिंग के बेस पे ही होती है। और यूज़र्स जो हैं उनको फाइनेंशियल पोजीशन समझाने के लिए थ्रू रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स को समझाने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जो अकाउंटिंग के बेस पे ही उनको दी जाती है। अब आता है हमारी बेसिक डेफिनेशंस जो अकाउंटिंग में यूज़ होती है, जिसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन डेफिनेशंस को नहीं जानेंगे तब तक प्रैक्टिकल वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बस ये केवल एक बार अगर अच्छी तरह समझ ली जाए तो ये बहुत ईजी समझ ली, मतलब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल वर्क में। एंटिटी क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन, एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है जिसकी एक लीगल एंड इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिएबल लीगल और इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिएबल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, एन अकाउंटिंग सिस्टम इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी एंटिटी फॉर द डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी कोई भी एंटिटी हो, चाहे एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, सबको अकाउंटिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए। अगर वो वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। बिना अकाउंटिंग के हम जैसे कि अंधेरे में तीर चलाना जैसे कहते हैं, हम अपनी कभी भी ग्रोथ या प्रॉफिट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। सेकंड, ट्रांजैक्शन। What is transaction? Event that affects a change in the asset. Event that affects a change in the asset, liability और net worth. ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? जो हमारी एसेट में, लाइबिलिटी में या नेटवर्थ में इफेक्ट लाए। कैसे? मान लो मैंने किसी को गुड्स सेल किया तो मैं क्या करूँगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश गया और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स को हमने क्रेडिट पे सेल किया तो सेल क्या हुआ, सेल से हमारी, तो इससे क्या हुआ, हमारे डेटर्स बढ़ गए। तो हमारी जो एसेट साइड है, क्योंकि डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो इससे हमारी जो एसेट साइड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये पैसा हमको लेना है, जो चीज़ हमें फ्यूचर में किसी से लेना है वो हमारी एसेट है, और जो फ्यूचर में हमें किसी को पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, नेटवर्थ क्या होती है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, इवेंट डेट अफेक्ट्स अ चेंज इन द एसेट एंड लाइबिलिटी। जो भी इवेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया है कि इवेंट हमारा क्या होता है, इवेंट वो चीज़ है जो हमारे ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाती है। मतलब कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इवेंट, जैसे बताया था कि इवेंट क्या है, इवेंट वो कंडीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी ट्रांजैक्शंस के जो हम मॉनेटरी टर्म में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट
वो इवेंट, वो घटना जिससे हमारी कोई ट्रांजैक्शन हो और उस ट्रांजैक्शन से हमारे एसेट, लायबिलिटी और नेटवर्थ पे इफेक्ट पड़े। जैसे आपको बताया कि डेटर्स, हमारी हमारा सेल गया, हमारे यहाँ से गुड्स गया और हमारे डेटर्स बढ़ गए, माल गया, डेटर्स बढ़ गए। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जनरल एंड देन पोस्टेड टू द लेजर। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है तो सबसे पहले वो जनरल में एंट्री होती है उसकी। जैसे ये एंट्री मैंने आपको बताई, सेल्स टू डेटर्स टू सेल्स, पहले इसकी जनरल एंट्री, फिर ये इनके डिफरेंट लेजर्स में जाके पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेल्स डेटर्स में जाके और डेटर्स सेल्स में जाके, एंड देन पोस्टेड टू द लेजर। ये हम जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तब हमें बहुत ईजिली समझ में आएगा। इट इज़ एन इवेंट दैट इन्वॉल्व सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोनेटरी मीन इन मोनेटरी। इट इज़ एन इवेंट दैट इन्वॉल्व सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोनेटरी। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जो मोनेटरी टर्म्स में क्या हो, जिसमें मोनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हो। जब तक मोनेटरी टर्म नहीं है वो ट्रांजेक्शन नहीं है। मीन्स इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट, वो चाहे क्रेडिट हो या कैश हो, लेकिन होनी चाहिए मोनेटरी। लिखा है ना, इट कैन बी कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन बट विद सम वैल्यू, मनी वैल्यू। मनी की वैल्यू से कुछ भी हो ट्रांजेक्शन, चाहे कैश में, क्रेडिट में, तभी वो ट्रांजेक्शन कही जाएगी। अब हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली, एंटिटी एंड ट्रांजेक्शन। अब आती है तीसरी, एसेट मीन्स आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ओन्ड बाय अ पर्सन और अ कंपनी। आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हो या कोई वैल्यूएबल आइटम हो जो कि एक पर्सन या कंपनी ने ओन्ड कर रखी हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोनेटरी टर्म्स। और मतलब ओन्ड हो, एक तो खुद की हो, ठीक है, दूसरा किसी ने भी होल्ड कर रखी हो, पर्सन या कंपनी ने, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई कंपनी हो। ठीक है, तीसरा वो मोनेटरी टर्म्स में वो होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। एंड अवेलेबल टू मीट डेब्ट्स एंड कमिटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। मतलब कि एक ये हमारी एसेट साइड जो होती है वो हमेशा हमारी जो अपोजिट साइड जो लाइबिलिटीज़ है उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको मीट करने के लिए। मान लो अगर कंपनी में कुछ भी हो जाती है गड़बड़, ठीक है, अगर कंपनी, जैसे गड़बड़ छोड़ो, जैसे क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं, हम वो हमारी लाइबिलिटी हैं, उनको हमें पैसा देना है, तो हम किस में से देंगे, एसेट में से देंगे ना। अगर हमारे पास एसेट ही नहीं होगा, एसेट में क्या है, कैश, क्रेडिटर्स को हम क्या देते हैं, कैश देते हैं, तो एसेट में से निकाल के हम क्रेडिटर्स को पैसा देंगे। तो जितनी भी एसेट्स हमारी होती हैं, एसेट्स हमारी दो तरह की होती हैं, एक करंट एसेट्स और एक फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो जो हमारी एसेट्स होती है वो हमेशा लाइबिलिटीज़ के अपोजिट में होती है, क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ जो हमें पे करनी है वो अगेंस्ट द एसेट्स करनी है, एसेट्स में से ही हम उस लाइबिलिटी को पे करेंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी, कार, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, बैंक, कैश एट्सेट्रा, ये सब चीज़ क्या है, हमारी एसेट्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ एसेट्स क्या है, अभी ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बहुत ईजिली हमको समझ में आएगा सब। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या होती है, करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स जिससे हमें डेटर्स कहते हैं, इन्वेंट्रीज को स्टॉक कहते हैं, जो हमारे अभी स्टॉक इन हैंड जो है, हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, जो हमारे हाथ में कैश इन हैंड है और बैंक है उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को हमने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दिया हुआ है। अदर करंट एसेट्स, ठीक है, और छोटे मोटे करंट एसेट्स जो होते हैं। अब आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो जिसकी फ़िज़िकल फॉर्म है। इंटेंजिबल है जिसकी फ़िज़िकल फॉर्म नहीं है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कोई गुडविल, कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क, ये सब हमारी क्या हुई, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी हुई, जैसे कार और इक्विपमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब हमारी
टेंजिबल एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय के लिए हो। ये इन्वेस्टमेंट कौन सी थी हमारी? लॉन्ग टर्म, जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, 1 साल तक की जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हमारी 1 साल से अबव की इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म लोन्स, कुछ लंबे लोन दिए हो हमने, यहाँ शॉर्ट टर्म थे, यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स 1 साल से ज़्यादा के लिए। अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, ये हमारी अदर करंट नॉन करंट एसेट्स हैं। अब आती है करंट एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आर जस्ट अपोजिट ऑफ एसेट्स। एसेट्स होती है हमारी जो हमारे होल्ड में है, जो चीज़ हमारी है। लाइबिलिटीज़ जो हमारी नहीं, जो दूसरों को, जिसके लिए हम लाइबल हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स डेट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस एंड डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब जो जो पैसा हमने किसी से लिया है, चाहे शेयर होल्डर का पैसा लिया हो, चाहे डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लिया हो, चाहे क्रेडिटर्स का पैसा लिया हो, ठीक है, चाहे कोई प्रोविज़न खड़ा हो, वो हमें पे करना है एट स्पेसिफाइड टाइम फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ओड बाय अ कंपनी टू अ सप्लायर। ओड मतलब जो देना है, जो कंपनी को देना है, किसको? सप्लायर को, बैंक को, लेंडर को, प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। इन लोगों को कंपनी को पैसा देना है। लाइबिलिटीज़ मतलब देना, जिसके लिए कंपनी लाइबल है, देने के लिए लाइबल है, ठीक है। और एसेट्स में क्या आता है? डेटर्स। डेटर्स से पैसा लेना, जो लेने के लिए कंपनी का राइट है कि हाँ ये पैसे कंपनी को लेना है, क्योंकि कंपनी का पैसा है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, जैसे करंट एसेट्स थे, करंट लाइबिलिटीज़ थे, ऐसी लाइबिलिटीज़ के टाइप्स हैं दो। करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, किसी से थोड़े समय के लिए पैसा लिया। ट्रेड पेबल्स कहते हैं क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को पैसा देना है। अदर करंट लाइबिलिटीज़, छोटी मोटी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर सेट ऑफ हो जाएंगी हमारी, वो करंट लाइबिलिटीज़ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बना दी हमने 1 साल तक के लिए। लॉन्ग टर्म, इसके अपोजिट नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट मतलब जो मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या हुई हमारी? जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए। डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो जो जो लंबे लंबे समय के लिए है, वो नॉन करंट में कैटेगरी में आते हैं। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ आर बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज़ डे टू डे एक्टिविटीज़। वही बात आ गई ना, जो डे टू डे ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जो हमारी डे टू डे वर्किंग साइकिल में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ यूज़ हो रही है, उसे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ आर रियलाइज्ड एंड सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स पीरियड। 12 महीने मतलब 1 साल के अंदर ये, अगर हमारी एसेट है तो 1 साल के अंदर रियलाइज़ होगी, और अगर लाइबिलिटीज़ है तो 1 साल के अंदर सेटल्ड होगी, 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा, और अगर एसेट है तो 1 साल के अंदर लेना पड़ेगा। एक्सपेंसेस एग्जांपल देखो, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, ठीक है, इसे ट्रेड पेबल्स कहते हैं। शॉर्ट टर्म डेटर्स, इसको ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैंक, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारा करंट लाइबिलिटीज़ का, ये है करंट एसेट्स का, ये भी करंट एसेट्स का, और ये भी करंट एसेट्स का। अब नेक्स्ट आती है व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द एंटिटी। किसी भी ओनर ने एंटिटी में कैपिटल जो लगाई है, जो उसकी पूंजी है, जो उसने लगाई है, उसको कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स, ठीक है।
इट मे बी बॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर, कैश के फॉर्म में या एसेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं वैसे, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पैसा आया, कैपिटल बन गई हमारी। ठीक है, therefore it is also shown as obligation and claim on the assets of the business and shown on the liability side of the balance sheet। ये हमारी किस साइड दिखता है, लाइबिलिटी साइड। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड दिखता है। तो हमारी कैपिटल क्या होती है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारी कैपिटल भी कई तरह की होती हैं, जैसे पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो हम उस समय डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द एंटिटी इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, और ये किसी भी फॉर्म में ओनर लेके आ सकता है, कैश या एसेट के फॉर्म में, बिजनेस में। ठीक है, इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी, और ये फिर बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी, एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों। कोई भी देखिए डबल एंट्री सिस्टम है, डबल हमेशा क्या होता है, एक भी जो भी एंट्री होती है उसका डबल इफेक्ट होता है, दो लेजर को हिट कर रही होती है कोई भी एंट्री, किसको, एक लाइबिलिटी साइड के लेजर को और एक लाइबिलिटी साइड को और एसेट साइड को। जब हम एंट्रीज करेंगे, जब जनरल एंट्रीज का चैप्टर पढ़ेंगे और लेजर्स का आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत चीज़ें समझ में आएगी। अब आता है सेल्स। व्हाट इज सेल्स? सेल्स आर टोटल रिवेन्यू जनरेटेड बाय फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। सेल्स क्या है? टोटल रिवेन्यू जो हमने जनरेट किया है फ्रॉम गुड्स बेचने के बाद या सर्विस प्रोवाइड करने के बाद कस्टमर्स को। ठीक है, सेल सिंपल डेफिनेशन है कि गुड्स प्रोवाइड करना या सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, उससे जो पैसा आ रहा है उसको, रिवेन्यू जो हमारा इकट्ठा हो रहा है वो सेल्स होती जा रही है। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट, कैश पे हो सकती है या क्रेडिट पे हो सकती है, उधार या पैसे में सीधे नकद। ठीक है, अब आता है रिवेन्यूज़। रिवेन्यूज़ मतलब इनकम। इट इज़ द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज टू द कस्टमर। रिवेन्यूज़ किसे कहते हैं? इट इज़ द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस। अब हमने ऊपर रिवेन्यू तो पढ़ा, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, लेकिन इसे कहते क्या हैं? जो अमाउंट अर्न किया है, अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो पैसा आया, पैसा, रिवेन्यू इज़ अमाउंट। ठीक है, प्रोवाइडिंग इट सर्विसेज टू द कस्टमर्स, उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? जो कॉस्ट इनकर्ड की बिजनेस में इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए जो हमने खर्चा किया। ठीक है, पैसा कमाया किससे? हमने सेल्स से। और खर्चा किया रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, कन्वेंस एक्सपेंस दिया, जो खर्चा किया उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। रेंट, वेजेस, सैलरी, लाइट बिल, ये सब क्या हुआ? हमारे खर्चे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो आप देखते रहना, इसे रिवाइंड करते रहना, ताकि आगे और धीरे धीरे समझ में आता चला जाए। ये हमारा 3rd सेशन था। अब हमारा 4th सेशन, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।